हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पंचजन्य फॉर ऑल में। एक काफ़ी समय के बाद हम दोबारा से इस चैनल पे अपीयर हुए हैं। थोड़ी सी व्यस्तताएं थी, इसलिए हमारे वीडियो नहीं आ रहे थे। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और पहली बात तो ये कि हालिया कुछ दिन पहले इस चैनल ने 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए, इसीलिए लाजिमी था कि हमारा एक वीडियो इस चैनल पर आए। और आज जिस चैप्टर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब आप समझिए कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आज जो वर्तमान समय में एक जो मॉडर्न इरा है इसमें हम जी पा रहे हैं, इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी है। आप सोचिए कि अगर एक दिन के लिए इलेक्ट्रिसिटी गायब हो जाए तो फिर क्या ही हो सकता है। बिजली ना आए, मोटर चलना बंद कर दे, लाइट ना रहे, पंखे ना चले, तो फिर क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो आज ये जो सारी फिनोमिना हो रही है इसके पीछे कहीं ना कहीं एक नन्ही सी फोर्स और एक नन्हा सा गुण जिम्मेदार है वस्तुओं का। और आज उसी गुण के बारे में हम बात करने जा रहे हैं और वो गुण है चार्ज। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली चार्ज क्या होता है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ज क्या है। इसके लिए थोड़ी सी बातें हम वर्तमान की कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और उसके बाद थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएंगे कि समझने की कोशिश करेंगे कि चार्ज बेसिकली क्या होते हैं। अच्छा, आप सोचिए, मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं कि आप अपने घर की जो नल होता है उस नल को खुला छोड़िए। ठीक है, लेकिन नल को इतना कम खोलिए कि उसमें पानी की एक पतली धार गिरे, बिल्कुल पतली धार, लेकिन इतना भी कम ना खोलिए, ठीक है, कि उसमें पानी ड्रॉपिंग के थ्रू गिरने लगे। आपको इस बात का ख्याल रखना है कि पानी की बहुत पतली धार गिरनी चाहिए, न कि ड्रॉपिंग होनी चाहिए। उसके बाद आप गुब्बारा लीजिए और उस गुब्बारे को इस पतली धार के पास ले आइए और आप ऑब्जर्व करिए कि क्या होता है। आप देखेंगे कि दरअसल पानी के मार्ग में जो पानी का फ्लोएशन हो रहा है इसमें हमें कोई भी किसी तरह का कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलता। अब दोबारा से हम क्या करते हैं कि इस गुब्बारे को किसी सिंथेटिक फाइबर वाले कपड़े जैसे कि टेरिलॉन, नायलॉन से इसके किसी हिस्से को रगड़ते हैं। और हम जिस हिस्से को रगड़ते हैं उस हिस्से को जब दोबारा से इस पानी की धार के पास ले आते हैं तो हम देखते हैं, हमारा ऑब्जर्वेशन ये होता है कि जो पानी की धार है वो गुब्बारे की ओर अपने आप डिफ्लेक्ट हो जाती है। फिर इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि रगड़ने के बाद गुब्बारे के पास कुछ तो ऐसी चीजें, कुछ तो ऐसा गुण आ गया जिसकी वजह से पानी की धार उसकी ओर अट्रैक्ट हो गई, यानी कि गुब्बारा उस पानी के ऊपर एक फोर्स लगाने लगा। ठीक है, अच्छा, आखिर क्या हुआ इसके साथ, ये सदियों से वैज्ञानिकों के लिए रहस्य था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि हम कह सकते हैं कि रगड़ने के बाद इस गुब्बारे के पास एक स्पेशल गुण आ गया है, और जो गुण आ गया उसी गुण को हम लोग कहते हैं चार्ज। ठीक है, तो चार्ज जो होता है बेसिकली वो कोई वस्तु नहीं होता है। चार्ज जो होता है वो एक प्रकार का गुण होता है, और यही गुण जो इस पे रगड़ने के बाद आ गया है जिसकी वजह से पानी की धार को अपने अट्रैक्ट कर रहा है, इसी को हम कहते हैं चार्ज। कई बार तो हम ये कहते हैं कि भाई ये जो गुब्बारा है वो इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, या तो कहें कि ये गुब्बारा चार्ज हो गया है, यानी कि इसने चार्ज ग्रहण कर लिया है। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम एग्जाम में बोर हो रहे होते हैं और एग्जाम में जो प्लास्टिक स्केल हमारे पास होती है उसको अपने बालों में रगड़ने लगते हैं, और अचानक से हम देखते हैं कि रगड़ने के बाद उसकी स्केल के पास एक प्रॉपर्टी आ गई है, वो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो रगड़ने से पहले तो स्केल अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, रगड़ने के बाद स्केल के पास अट्रैक्शन का गुण आ गया है, यानी कि रगड़ने के बाद इस स्केल ने कुछ स्पेशल एट्रीब्यूट गुण तो ग्रहण कर लिया है, और जो गुण ग्रहण कर लिया है उसी को हम लोग कहते हैं चार्ज। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट देखिए, मान लीजिए कि आप मेटल की एक बॉटल लीजिए, आप एल्यूमिनियम की बॉटल ले सकते हैं, उसको किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप एक पीवीसी पाइप लीजिए। ठीक है, और उस पीवीसी पाइप का एक हिस्सा, ये पीवीसी पाइप है, इस पीवीसी पाइप का एक हिस्सा किसी सिंथेटिक फाइबर वाले कपड़े से रगड़िए, और रगड़ने के बाद जब हम इस पाइप को इस बॉटल के पास ले जाते हैं
तो हम देखते हैं कि ये पाइप इस बॉटल को मूव कराना शुरू कर देता है। यानी कि कपड़े से रगड़ने के बाद इस पाइप पे ऐसा कुछ तो हुआ है, कुछ तो गुण आया है जिसकी वजह से इस बॉटल को अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू कर रहा है। तो बेसिकली रगड़ने के बाद ये जो चीज, इस पे जो गुण आ रहा है, उस गुण को हम कहते हैं चार्ज। तो ये तो मैंने कुछ आपको डेमोन्स्ट्रेशंस बताए जिसकी वजह से आप समझ पाए कि चार्ज क्या है। हम देखते हैं कि ये घटना, इस प्रकार के फिनोमिना मानव इतिहास में सबसे पहले कब घटित हुई, इसके लिए मैं आपको आगे बता रहा हूं। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं सबसे पहले कैसे घटित हुई। तो आज से करीब 600 साल बीसी, मतलब कि 600 बीसी में एक फिलोसफर थे जिनका नाम था थेल्स। थेल्स ने ये देखा कि जब अंबर नामक मटेरियल को, अब ये अंबर क्या होता है भाई, तो जब पेड़ बीच से फट जाते हैं तो उसमें से एक जो गाढ़ा गोद सा पदार्थ निकलता है, जो कभी कभी आभूषण बनाने के काम भी आता है, बाद में जम जाता है, उसको हम लोग कहते हैं अंबर। जो अंबर होता है, ठीक है, उन्होंने, थेल्स ने ये देखा कि जब अंबर को फर से रगड़ते हैं, अब फर क्या होता है, किसी भी इंसान के खाल के ऊपर का जो बाल होता है उसे हम फर कहते हैं। जब अंबर को फर से रगड़ा जाता है तो ये जो अंबर है, ये अंबर छोटी छोटी चीजों को अपनी अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। ये एक्सपेरिमेंट संभवतः फिजिक्स की दुनिया का पहला एक्सपेरिमेंट माना जाता है, ठीक है। तो दरअसल ये कि हमने ये देखा कि जब अंबर को फर से रगड़ते हैं तो वो चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। अब ये क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, क्या और इसके पीछे क्या कारण है, यह वैज्ञानिकों के लिए एक लंबे समय तक रहस्य का विषय बना हुआ था। तो वैज्ञानिकों ने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया कि रगड़ने के बाद अंबर के पास स्पेशल कुछ गुण आ जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये अंबर इलेक्ट्रीफाइड हो गया है, या फिर उन्होंने कहा कि इस अंबर ने चार्ज ग्रहण कर लिया है, यानी कि इस पे चार्ज आ गया है, और चार्ज कोई वस्तु नहीं, ठीक है। तो इस बात को आपको समझना जरूरी है कि हम चार्ज जो है बेसिकली एक प्रकार का गुण है। अगर हम चार्ज को डिफाइन करें, ठीक है, तो कह सकते हैं कि चार्ज एक ऐसा गुण है जो उस वस्तु, जो चार्ज एक ऐसा गुण है जो एक स्पेशल टाइप का फोर्स पैदा करता है, और उस फोर्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स। लेकिन अभी बात दरअसल ये है कि हम समझने की कोशिश करेंगे चार्ज के बारे में और भी ज्यादा बारीकियां क्या है। तो इसके लिए हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो जब थेल्स ने ये अंबर वाली घटना बताई, उसके बाद मानव इतिहास के और भी जो बौद्धिक जन थे, उनके दिमाग में इस प्रकार की और एक्सपेरिमेंट और प्रयोग करने की इच्छा और भी बढ़ती गई, ठीक है। तो लोगों ने सोचा कि जब अंबर को फर से रगड़ते हैं तो अंबर जब छोटी छोटी चीजों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, तो क्या फर भी छोटी छोटी चीजों को अट्रैक्ट करेगा? क्या ऐसा संभव है क्या? डेफिनेटली फर भी छोटी छोटी चीजों को अट्रैक्ट करेगा, ये बात आप समझ के चलिए। इसके लिए क्या हुआ कि आगे चल के इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे जो बायोलॉजी के थे, उनका नाम था डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। और विलियम गिलबर्ट ने ऐसे ढेर सारे पेयर्स उठाए मटेरियल्स के, अलग अलग मैटर्स के, अलग अलग सब्सटेंसेस के, जो रगड़ने के बाद इस तरीके के प्रभाव को दिखाते थे। तब कहा जाता है कि भाई ऐसा है कि ये जो इन्होंने सारी चीजों चार्ज ग्रहण कर ली है। तो उन्होंने क्या करा, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने, उन्होंने सबसे पहले ग्लास को सिल्क से रगड़ा, ठीक है, और देखा कि जो ग्लास है वो भी छोटी छोटी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। फिर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम एक सिल्क ग्लास का टुकड़ा ले लें और एक दूसरे ग्लास का टुकड़ा है, इसको G1 ले लेते हैं, इसको G2 ले लेते हैं, और जब हम दोनों को सिल्क से रगड़ते हैं तो जो पहला ग्लास है वो भी छोटी छोटी चीजों को अट्रैक्ट करता है, और जो दूसरा ग्लास है वो भी छोटी छोटी चीजों को अट्रैक्ट करता है। लेकिन उन्होंने जब देखा कि जब दोनों ग्लासों को अपने पास लाया जा रहा था, जब दोनों ग्लासेस एक दूसरे के पास लाए जा रहे थे, तो ये ग्लासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के बजाय रिपेल करते थे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो फोर्स पैदा हो रहा है वो बेसिकली दो तरीके का इफेक्ट पैदा कर रहा है, या तो अट्रैक्टिव फोर्स पैदा करेगा या तो रिपल्सिव फोर्स पैदा करेगा। इसका मतलब उन्होंने सोचा कि चार्ज भी बेसिकली दो टाइप के होने चाहिए। और क्यों होने चाहिए? उन्होंने देखा कि जब दोनों को इस सिल्क से रगड़ा गया है तो ऑब्वियस सी बात है
अगर हम सोचें तो हम ऑब्वियसली ये सोचें कि दोनों को इस सिल्क से जब रगड़ा गया है तो दोनों पर ही सेम चार्ज आने चाहिए। यहां से कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये सोच मजबूत होती चली गई कि भाई जो चार्ज है, ठीक है, वो सिमिलर चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो फिर चार्ज का नामकरण कैसे किया जाएगा, किस प्रकार के चार्ज को क्या नाम दिया जाएगा? तो इसके लिए एक वैज्ञानिक थे चार्ल्स फ्रांसिस डुफे, ठीक है, उन्होंने 1733 में यह बताया, एक प्रकार की परिपाटी बनाई कि भाई जब हम ग्लास को सिल्क से रगड़ेंगे, ठीक है, तो ग्लास पे जो चार्ज आएगा उस चार्ज को उन्होंने विट्रस कहा। ठीक है, और उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया कि भाई जब अंबर को फर्श से रगड़ेंगे तो अंबर पे जो चार्ज आएगा, ठीक है, उस चार्ज को हम लोग कहेंगे रेसिनस। ठीक है, यह कहना था चार्ल्स फ्रांसिस डुफे का, जो उन्होंने 1735 में ये बात कही थी कि भाई जब ग्लास को हम लोग सिल्क से रगड़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई ग्लास पे जो चार्ज आएगा उसको उन्होंने विट्रस कहा, और जब अंबर को फर से रगड़ेंगे तो फर पे जो चार्ज आएगा उसको अंबर पे जो चार्ज आएगा उससे हम लोग रेसिनस कहेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि फर पे चार्ज हो रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब कि जो फर पे चार्ज आएगा वो कहीं ना कहीं विट्रस होगा और जो सिल्क पे चार्ज आएगा वो कहीं ना कहीं रेसिनस होगा। इस प्रकार से उन्होंने दो टाइप के चार्ज में, एक को विट्रस कहा और एक को रेसिनस कहा। लेकिन बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह देखा कि जब रेसिनस और विट्रस दोनों एक दूसरे के पास आते हैं तो अट्रैक्ट तो करते हैं, लेकिन मिलने के बाद एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बेस एसिड के प्रभाव को खत्म कर देता है, या फिर पॉजिटिव संख्याएं नेगेटिव संख्याओं के प्रभाव को खत्म कर देती हैं। तो कहीं ना कहीं बेंजामिन फ्रैंकलिन के दिमाग में यह बात आई कि रेसिनस और विट्रस कहने से ज्यादा अच्छा है कि क्यों ना हम इन चार्ज को पॉजिटिव और नेगेटिव कहें। ठीक है, तो सवाल ये उठता था कि भाई किसको पॉजिटिव कहा जाए और किसको नेगेटिव कहा जाए। अच्छा, सबसे अहम सवाल, सबसे मजेदार चीज इसमें यह है कि ये सारी बातें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के खोज होने से बहुत पहले की है। इनके बाद कहीं ना कहीं जाके हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन खोजे गए, तब हमें कैसे पता कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो सारी कहानी कहीं ना कहीं यहां से चलती है। अब विट्रस को पॉजिटिव माना जाए कि रेसिनस को पॉजिटिव माना जाए, तो ये तो किसी एक को आपको पॉजिटिव मानना ही था। अगर आप किसी एक को पॉजिटिव मान लेते तो दूसरा अपने आप नेगेटिव हो जाता। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या करा कि जो विट्रस था उसको पॉजिटिवली चार्ज मान लिया, ठीक है, और जो रेसिनस था उसको नेगेटिवली चार्ज मान लिया। अभी देख क्या है मामला, यहीं पे थोड़ा सा, ये तो परिपाटी थी, उन्होंने मान लिया, ये परंपरा चल पड़ी वहां से। लेकिन सोचो कि अगर यहीं पे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने विट्रस को नेगेटिव मान लिया होता और रेसिनस को पॉजिटिव मान लिया होता तो आज तस्वीरें कुछ और होती। आज हमारा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज माना जाता और प्रोटॉन नेगेटिवली चार्ज माना जाता। और एक खास बात यह भी होती कि करंट की जो डायरेक्शन है वो जो कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लोरेशन के डायरेक्शन में मानी जाती है, इलेक्ट्रॉन के फ्लोरेशन के अपोजिट मानी जाती है। वो फिगर, वो तस्वीर आज चेंज होती। आज करंट का जो फ्लोरेशन है, करंट का जो प्रवाह है, वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा में ही माना जाता। जब मैं आगे आपको करंट पढ़ाऊंगा तो चीजें, तस्वीरें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे उन्होंने विट्रस को क्या करा कि पॉजिटिव मान लिया और रेसिनस को क्या करा कि नेगेटिव मान लिया। अब इसमें समझिए कि बाद में जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की खोज हुई तो उसमें इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज था वो कहीं ना कहीं रेसिनस पे पाए जाने वाले चार्ज, यानी कि अंबर पे पाए जाने वाले चार्ज से मैच कर गया, और जो अंबर से मैच कर गया तो इसलिए उसे नेगेटिव चार्ज मान लिया गया। ऐसा कोई नेगेटिव पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। आप समझिए कि शुरुआत में अगर कहीं ना कहीं अंबर पे पॉजिटिव चार्ज मान लिया गया होता तो आज इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता। ठीक है, तो ये सारी कहानी थी जहां से हमें पता चला कि चार्ज क्या है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि चीजों को जब हम दो वस्तुओं को रगड़ते हैं
तो रगड़ने के बाद उन वस्तुओं पे आकर्षण का एक गुण आ जाता है, और वही आकर्षण का जो गुण रगड़ने की वजह से आया है उसको हम लोग कहते हैं चार्ज। ये गुरुत्वाकर्षण से बिल्कुल अलग इसलिए भी है क्योंकि भाई आप समझने की कोशिश करिए कि रगड़ने के बाद जो फोर्स उस पर आ रहा है वो कहीं से भी गुरुत्वाकर्षण तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण के मुकाबले कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। दूसरी बात, गुरुत्वाकर्षण जो होता है, ग्रेविटेशन जो होता है, वो सिर्फ एट्रैक्टिव नेचर का होता है, जबकि ये जो फोर्स रगड़ने के बाद पैदा हो रहा है वो एट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों तरीके का है। इसका मतलब कि ग्रेविटेशन और ये जो नया फोर्स पैदा हो रहा है इनके बीच काफी डिफरेंसेस हैं। तो ये नए टाइप के फोर्स को हम लोग कहते हैं वैद्युत बल यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये हमारी जो दिनचर्या है, दिनचर्या में सोचिए कि अगर हमारा शरीर आकार ले पा रहा है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं ये नन्ही सी फोर्स जिम्मेदार है। आप यकीन करिए कि अगर ये नन्ही सी फोर्स नहीं होती और एक पंख भी यहाँ पे किसी पक्षी का एक पंख भी गिर जाता तो हमारा हाथ हमारे शरीर से अलग हो जाता, और ये पूरी दुनिया के बनने और कहीं ना कहीं आकार लेने के पीछे या इलेक्ट्रिसिटी के फ्लोएशन के पीछे, टीवी, रिमोट, मोबाइल, हर चीज जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उसके पीछे कहीं ना कहीं नन्ही सी फोर्स से जिम्मेदार है। तो हम कह सकते हैं कि जो चार्ज है वो हर एक वस्तु का गुण है, और एक ऐसा गुण जो एक स्पेशल टाइप के फोर्स को पैदा करता है, और उसी फोर्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। तो अभी तक हमने देखा कि बेसिकली चार्ज क्या होता है। अब हम समझने की कोशिश करें कि भाई रगड़ने के बाद ही चीजें चार्ज क्यों हो जाती थी, ठीक है, और किसी भी चीज को चार्ज करने के लिए क्या रगड़ना ही एकमात्र विकल्प है या कुछ और भी तरीके हैं किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के। तो सबसे पहले हम ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि भाई रगड़ने के बाद वो चीजें चार्ज क्यों हो जाती थी, उस पर चार्ज का गुण क्यों आया था। तो चलिए समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी देखिए कि आपको मैं एक बात बताऊं कि जैसा कि आप लोगों को बेसिकली पता होगा कि कोई भी वस्तु तीन प्रकार के मूलभूत कणों यानी कि फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बनी हुई, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। आपको पता हो कि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे शून्य चार्ज यानी कि वो न्यूट्रल होता है। अभी हम ये सवाल बिल्कुल ही नहीं पैदा करेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज क्यों होता है, क्योंकि अभी ये आपके स्तर पे नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, क्योंकि चार्ज पाया जाना किसी वस्तु का मूलभूत पैदाइशी गुण है जिसको इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहते हैं। तो हमें तो मान के चलना ही पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों होता है, इसके लिए इसकी व्याख्या, इसकी विवेचना आपके स्तर पे नहीं, ठीक है। अभी मैं मान लूं कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे शून्य चार्ज होता है। हम ये भी जानते हैं कि कोई भी जो एटम होता है उसके अंदर ये तीनों पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जहां पे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके केंद्र में होते हैं, इसको न्यूक्लियस बोला जाता है, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर अलग अलग सेल में चक्कर लगाता है। तो मान लो कि मैं एक एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। इसका मतलब कि इसमें 13 प्रोटॉन होंगे और 13 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। बात समझ आ रही है, कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसका मतलब सीधा सा ये होता है कि उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। अब देखिए कि रगड़ के सिर्फ उन्हीं वस्तुओं को चार्ज किया जा सकता है रब के जो इंसुलेटर्स हों, और इंसुलेटर वो होते हैं जो अपने अंदर से करंट फ्लोएशन का अपोज करते हैं, अपोज ही नहीं करते बल्कि करंट के फ्लोएशन को होने ही नहीं देते। ऐसे मटेरियल को हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। तो हम रगड़ के सिर्फ उन्हीं मटेरियल को चार्ज कर सकते हैं जो वास्तविकता में इंसुलेटर हों। बस समझ आ रही है, आपने कभी भी सोचे कि किसी मेटल की प्लेट को हम रगड़ के चार्ज कर लें, ये काफी मुश्किल है, या आप ये कह सकते हैं कि शायद हम उसको ऐसे चार्ज कर ही नहीं सकते। तो आप समझने की कोशिश करें कि मान लो कि अगर कोई एटम है तो उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। मसलन ये कि भाई जितने उसमें प्रोटॉन पाए जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, और एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, बस उसकी जो प्रकृति होती है वो अलग होती है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन पे या प्रोटॉन पे जो चार्ज का अमाउंट होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये जो कूलाम है वो कूलाम वैज्ञानिक के नाम के ऊपर रखा गया है, ये चार्ज की यूनिट है। अब मान लो
कि एक ऑब्जेक्ट है ए और एक ऑब्जेक्ट है बी। जब हम इसमें को रगड़ते हैं तो किसी भी एक में से, या तो ए में से या तो बी में से, तो मान लो कि ए में से कुछ इलेक्ट्रॉन बी पे चले जाते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होते हैं। जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी क्यों इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होते हैं, प्रोटॉन ट्रांसफर क्यों नहीं हो सकते। तो जब हम दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो एक में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे पे चले जाते हैं। तो यदि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, यानी कि इसमें निगेटिव चार्ज कमजोर पड़ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इफेक्टिव हो जाएगा, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो ओवरऑल पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होगी, अधिकता होगी, उसमें निगेटिव चार्ज प्रभावी हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज कमजोर पड़ जाएगा, इसलिए ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा। जब वैज्ञानिकों ने सोचा कि भाई ये सोचा कि कोई चीज को रगड़ने के बाद वो चार्ज क्यों हो जाता है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, तो वैज्ञानिकों ने ये पाया, ये विवेचना और एक प्रकार की हाइपोथेसिस तैयार की। बाद में एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूफ भी किया गया कि जब हम दो चीजों को रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद दरअसल ये होता है कि एक ऑब्जेक्ट में से चार्ज निकल के दूसरे ऑब्जेक्ट में पहुंच जाते हैं। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाती है वो ऑब्जेक्ट निगेटिवली चार्ज होता है। तो सोचो कि इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया तो इस पे नेट चार्ज Q E के बराबर होगा, और अगर दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया तो नेट चार्ज Q 2E के बराबर हो गया। अगर तीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया तो नेट चार्ज Q 3E के बराबर हो गया। तो सोचो कि अगर n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए तो हम गणितीय आगमन के सिद्धांत से कह सकते हैं कि यहाँ पे Q जो होगा Ne के बराबर होगा, जहां पे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि ट्रांसफर हो चुके हैं और E एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की चूंकि कमी हो रही है तो ये चार्ज का जो अमाउंट आएगा नेगेटिव आएगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो चार्ज का अमाउंट पॉजिटिव आएगा, और सेम चार्ज दूसरे वस्तु पे आएगा, उस पे जो नेट चार्ज होगा वो भी Ne के बराबर होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है इसीलिए ये -Ne के बराबर होगा। तो इस प्रकार एक्सप्लेन किया गया कोई भी चीज रगड़ने के बाद चार्ज क्यों हो जाती है। एक अहम सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ रगड़ना ही है, क्या बिना रगड़े हम किसी वस्तु को चार्ज नहीं कर सकते। तो हम इसके आगे डिस्कस करेंगे, इसके अगले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली चार्ज करने के, किसी वस्तु को चार्ज करने के और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। सो आज के लिए थैंक यू।